मैंने फिर बोला कि जॉब और लाइफ दो चीज़ें बहुत अंतर है। लाइफ बहुत बड़ी है, तो लाइफ के लिए जॉब है, जॉब के लिए लाइफ नहीं है। तो लंबे समय तक आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई नहीं देखता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। और जब आप सफल होते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया है इस सफलता के पीछे कुछ नहीं है। तो मेरी पापा से बात हुई, 1.5 सेकंड या 2 सेकंड बात हुई, मैंने कहा पापा हो गया। तो एक होता है, वो पापा तहसील में थे उस टाइम, पापा का एक आंसू गिरा होगा, मैं समझ गया, वरना फोन कर दिया, बोले ठीक है। ठीक भी उनका सही से नहीं निकला लाइक। तो मैं बोला, वो होता है ना कुछ जैसे भावपूर्ण मोमेंट्स होते हैं। तो बस फिर मम्मी का बात हुई। सर, जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम एनसीईआरटी की कितनी भूमिका होती है? जब मेरा रिजल्ट आता है तो जिस दिन मैं ट्रेन में 4.5 घंटे जो सफर मैंने किया 5 से 9:30 बजे तक का, शायद मेरे पास आए होंगे कम से 500 कॉल्स। इसमें मैं 300 करी 200 जितनी अटेंड मैं कर पाया मिनिमम। हर सेकंड मतलब ऐसे लगता था कॉल बज रही है, बस मैसेजेस कॉल, कुछ मीडियास वाले के भी आ रहे थे। बात पर्सनालिटी टेस्ट की आती है, इंटरव्यू की आती है, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी काम करती है। तो सर, आपका इंटरव्यू का अनुभव क्या रहा था? बट इंटरव्यू का तो भगवान वाले को और यूपीएससी जाने क्या ही होता है, मतलब क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे होते हैं तो लास्ट टाइम उनको इस बार क्या फेल हो जाए, कब नंबर भी कम आए, ऐसा भी इंटरव्यू में होता है। मेरा जो पर्सनालिटी है, अभी पता नहीं शकल से जैसी लग रही हो, लेकिन मैं बहुत मस्त मौला आदमी हूँ। मैं खूब घूमता हूँ, मैंने दिल्ली पूरा घुमा है। आप मतलब हौज कौज से लेके आपका मैं क्लब भी मैंने सब घूमे हैं। मुझे तो मैंने तो वेब सीरीज देखता था, और मैं भी वही बंदा हूँ कि रात में अगर 12 बजे स्टार्ट की है, सुबह के 6 बज गए और मैं देखा हूँ। और मुझे सुबह याद आता था, यार तुम्हारा तो टेस्ट है 9 बजे, तुम्हें लिखने जाना है, तो 2-3 घंटे जल्दी सोया मैंने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं श्री ऋतिक आर्य सर, जिन्होंने इस बार हिंदी मीडियम से यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सर के एक्सपीरियंस को, सर की जर्नी को, सर की स्ट्रेटजी को जानने और समझने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, और आपके यूट्यूब परिवार का भी बड़ा धन्यवाद कि जो उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपका चयन हो चुका है यूपीएससी एग्जाम में, अब आपको कैसा लग रहा है? जीवन के जो सबसे अच्छे अनुभव होते हैं, क्षण होते हैं, उनमें ही ऐसा मतलब लग रहा है कि वो सबसे अच्छे क्षण मैं अभी जी रहा हूँ। जी, तो सबसे अच्छे अनुभवों में मुझे ऐसा फील हो रहा है। जी सर, आपकी जर्नी किस तरीके से रही, थोड़ा आप शुरुआत से हमें बताना चाहें? मेरी पढ़ाई लिखाई है वो पूरे गांव से ही हुई है। मैं उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है उसका जो ज़िला है झांसी, जहाँ झांसी की रानी जो जानी जाती हैं, तो उसी की एक गांव है तहसील गरौठा। तो मैं गरौठा से ही पढ़ा लिखा हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल गरौठा से किया। उसके बाद मेरा जो 12वीं की पढ़ाई मैंने वहीं से 12 किलोमीटर दूर गुरसलां शहर है, वहाँ से मैंने अपनी 12वीं की। उसके बाद वापस मैंने BA और MA अपने गांव के ही कॉलेज से किया। और वर्तमान में मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में PhD भी कर रहा हूँ, जो मैंने जस्ट मेंस के बाद ज्वाइन किया था। क्योंकि मेरा 2023 में MA के साथ ही NET JRF भी क्वालिफाई था, तो जस्ट मैंने इस वजह से मैंने PhD भी अपना ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि यूपीएससी में कई बार एक अनिश्चितता देखने को मिलती है, तो एज अ B ऑप्शन के रूप में मैंने PhD भी ज्वाइन किया था। जी, तो एक मेरी पूरी जर्नी गांव से ही रही है, और मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से ही रही है। जी सर, आपने यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में कब सोचा, और किस चीज़ ने आपको इसके लिए प्रेरित किया है? मेरी जो इसकी अगर प्रेरणा की बात करें तो मेरे पिताजी तहसील में पेशगार के पोस्ट पे हैं। जी, तो मैंने शुरुआत से ही तहसीलदार और SDM और DM वगैरह को देखा। इसके अलावा भी अदर पद देखते रहा, पुलिस विभाग में भी देखता रहा। तो एक लगा था कि शायद सिविल सर्विस में जाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। और तो मेरे पिताजी का कहना था कि तुम बेटा PCS भी कर लो तो ये काफ़ी है, नायब तहसीलदार वगैरह भी बन जाओ। क्योंकि मैंने कहा पापा नहीं, मैं UPSC का तैयारी कर लेता हूँ। तो मेरे लिए चूँकि 2022-23 तक UPSC और PCS का सिलेबस सेम होता था, ऑप्शनल उसमें भी होता था, इसमें भी होता था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था, यदि UPSC नहीं हुआ तो फिर मैं PCS कर लूँगा। इस वजह से पापा कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली। दूसरी प्रेरणा मुझे आजकल ऐसा है कि मोबाइल वगैरह देखने से भी मिल जाती है, पेपर पढ़ने से भी मिल जाते हैं। क्योंकि पेपर पढ़ने का शौक मुझे हमेशा ही रहा है। तो पेपर में पढ़ना, DM ने ये किया, या मतलब और भी पोस्टेज जो होती हैं SSP ने ये किया, तो शुरू से एक प्रेरणादायक रही है। तो मेन प्रेरणा लेकिन मुझे अपने पिताजी से ही मिली। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी 1-2 साल पहले तक UPSC का और UP PCS का जो सिलेबस होता था वो लगभग सेम होता था। और ऐसे में कई सारे एस्पिरेंट जो होते थे वो ये सोचते थे कि अगर हम UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा UP PCS क्वालिफाई हो जाएगा। और आज भी हम देखें तो केवल ऑप्शनल यहाँ से हटाया गया UP PCS से, बाकी जो सिलेबस है अप्रॉक्स सेम ही है, वहाँ पर UP स्पेसिफिक थोड़ा ज़्यादा है। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप स्टेट PCS क्वालिफाई कर सकते हैं? वैसे जो UP PCS का मेंस आता है वो फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आता है। मेरा भी 2 बार PCS का प्री नहीं निकला। UPSC तो मेरा दूसरी बार में निकल गया, लेकिन मैंने PCS का 2 बार प्री दिया, एक बार 3 नंबर से, एक बार 2 नंबर से मेरा प्री नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्री के लिए आपको PCS में अलग पढ़ना पड़ता है। हाँ, मेंस में दिक्कत नहीं होती है।
तो ज़्यादा अंतर तो नहीं है, अगर आप पीसीएस पे थोड़ा ही फोकस कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन मेरा कोइंसिडेंस मेरा 2 बार प्री नहीं हुआ पीसीएस का तो। जी सर, जब आपने यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा, उस टाइम आपके फैमिली का जो रिएक्शन था, जो आपके फ्रेंड का रिएक्शन था, वो क्या था? वो क्या बोल रहे थे कि करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए? मैं इंटर की पढ़ाई मैंने पीसीएम से की है। जी। तो एक मन में मेरे था कि मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो ये था कि टीचर्स नहीं बोले कि आप आईआईटी के लिए चल जा सकते हैं, जी। कोटा वगैरह चले जाएं। फिर मेरे पापा भी बोले कि जब मैंने उनसे बोला कि पापा मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, तो पापा ने बस मेरे एक बार ही कहा था कि बेटा सोच लो, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ होती है और अपन लोग बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हैं। एक ही बार उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा नहीं पापा मैं कर लूँगा। फिर उन्होंने मुझे आज तक है कभी है फिर कभी नहीं कहा ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या पढ़ रहे हो इतना ज़्यादा, मतलब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, कितना फेल हो रहे हो कितना पास हो रहे हो, उन्होंने कभी डाउट नहीं किया। तो मम्मी पापा का मतलब सपोर्ट शुरुआती से रहा है। एक बार ही उन्होंने बोला था, उसका आज तक नहीं बोला। जी। तो बस चीज़ें फिर आपके सामने हुआ आज। जी सर। सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी कारणवश चयन नहीं हुआ। हाँ। और और आपने सेकंड अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है। तो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया उस टाइम आपसे क्या मिस्टेक हुई थी, जो कि आपने सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दिया उस टाइम आपने सुधार लिया? 2023 की बात है, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उस सर मैं 22 साल का था। तो 2023 का जब प्री था वो मई में हो रहा था। जी। तो उस टाइम मेरी एमए भी चल रही थी, तो मैं एग्ज़ाम दे के भी आया था। तो मेरा काफ़ी समय एमए के एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे और यहाँ मुझे एग्ज़ाम भी देना था। तो मुझे याद है मेरे पास से 10-15 दिन बचे थे उसके बाद प्योर फोकस करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं तैयार तो सही से था। उस टाइम का पेपर सबसे टफ पेपर आया था यूपीएससी का प्री का। 2023 का पेपर सबसे टफ पेपर है, कट ऑफ से भी जैसा दिखता है आपको। जी सर। 70-75 नंबर ही कट ऑफ गई थी। जी। तो मुझसे सब गलती ये हुई कि मैं पहली बार दे रहा था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मेरे दिमाग में था नहीं कम से कम 50 सही तो करने ही पड़ेंगे। जी। तो लेकिन उस बार का पेपर ये था कि नहीं आप 40 सही करने में आपका काम चल जाएगा। तो मैंने अटैम्प्ट ज़्यादा कर दिए। तो ओवरऑल तो मेरे सही थे 48 करीब, लेकिन माइनस मार्किंग मुझे ले गई जीएस में। और सीसेट में तो मेरे फिर भी 87 नंबर थे, जबकि टफेस्ट सीसेट था उस टाइम का। जो मेरे कुछ दोस्त आईआईटी से भी थे उनका भी फेल हो गए थे, बहुत बच्चे सीसेट में फेल हुए थे उस बार। लेकिन मेरा सीसेट तो पास था, 87 नंबर थे, लेकिन जीएस में मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था। जी सर, जैसा कि जब आपने पहला प्रयास दिया उस वक्त भी आपका जो सीसाइड का मार्क्स था वो 87 था। हाँ। और अभी जब आपने दूसरा प्रयास दिया तो इसमें भी आपका अप्रॉक्स 117 मार्क्स के आसपास है। तो सर, आप सीसाइड के लिए किस तरीके से पढ़ाई करते थे? अब सीसाइड वैसे तो देखो मैंने बीए किया है, एमए किया है, तो ऐसा कोई मैंने बीएससी मैथ वगैरह भी नहीं की और मैं कोई आईआईटी बैकग्राउंड से भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने जो तैयारी की, मुझे याद है मैं इंटर के बाद मैंने एसएससी के लिए किया था 6 महीने के लिए। जी। तो एसएससी की जो मैंने तैयारी की मैथ और रीजनिंग की, वो उसने मुझे बहुत हेल्प की है। उस टाइम मेरा 10+2 के बाद सीएचएसएल का एग्जाम भी हुआ, एनटीपीसी का भी हुआ। तो मैथ रीजनिंग मैंने तब सही कर ली थी, क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में तो था कि मुझे यूपीएससी में जाना ही जाना है और ये भी था कि सीसेट टफ करता है। तो मैंने शुरू से ही मैथ रीजनिंग को सही कर लिया था। उसका फ़ायदा मुझे अब जाके मिला था। जी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त सुबह 6-7 बजे पढ़ने आते थे, वो शुरू के 4 घंटे सीसेट पढ़ते थे। मैं आराम से 10-11 बजे आता था और सीधा जीएस पढ़ने लगता था। बस एक सेट बस संडे को लगा लेता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना चला जाऊँ। लेकिन संडे को एक सेट लगा लेता, देख लेता था कितने नंबर आ रहे हैं। अगर कभी कभी मैथ बहुत टफ आती थी तो मैं कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन बड़ा मिस करता था। 27 से 26 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, तो मेरा फिक्स था 40 मिनट में मैं करूँगा। तो मेरा एवरेज बरहमेश सही रहा कि लगभग 20-21 मेरे बरहमेश सही हुए हैं। 2023 में भी सही हुए थे और 2024 का जब प्री दिया अभी भी मेरे 20-21 सही हैं। एक दो ज़्यादा ही हो गए हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट का आंसर की तो आती नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया है, मैथ मेरी अच्छी है, मैथ और रीजनिंग स्पेशल। जी सर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों सीसाइड के जिसको कि अगर एस्पिरेंट फोकस कर लेता है तो उसका सीसाइट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसे सीसेट की बात मैं कर रहा था। तो सीसेट के अगर टॉपिक्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थमेटिक के जैसे परसेंटेज वाले टॉपिक हुआ, प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक हुए, सिंपल इंटरेस्ट हुए। अगर आप परसेंटेज मजबूत करेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी से हो जाता है। परसेंटेज वाले टॉपिक से ही पूरा अर्थमेटिक रिलेटेड है। तो पहले अगर आप परसेंटेज से फोकस कर लेंगे ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा, जैसे कि सीसेट में आपका रीजनिंग भी आता है। जी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक आते हैं, तो आप एक बार अच्छे से टॉपिक देख लें। हाँ, मैथ में प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप उनमें देख लें। और आपको गणितज्ञ नहीं बनना है, क्योंकि 26-27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 67-68 नंबर चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड लेके चलें कि नहीं मैं इतना पढ़ूंगा, मेरी चीज़ें हो जाएंगी। और कॉम्प्रिहेंशन की सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, डज नॉट मैटर। तो अगर यदि आपका लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है तो आप इजीली से कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे। अब 27 कॉम्प्रिहेंशन को एक फिक्स टाइम में, आपका क्या टाइम है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट में मुझे अटैम्प्ट करने हैं। तो एक जब पेपर देने जाएँ तो एक टाइम बांट लें कि नहीं मैं 1.25 घंटा इतना करूँगा, 2 घंटे मिलते हैं।
जी। तो यदि मैं 80 मिनट में मैथ रीजनिंग करता हूँ तो मैं 40 मिनट में करूँगा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरे को अलग टाइम रखें और पहले प्रैक्टिस से ही एक बार देख लें कि मैं 26 क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे कितने सही होते हैं। एक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने भी बोला कि मेरे 20-21 बारे में सही होते थे। जी। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन से दम रहेगी कि नहीं भाई 20-21 यहाँ सही हो जाते हैं। कितना भी मैथ टफ आ जाए, जैसे 2023 में ऐसा हुआ था कि मैथ वाकई में बहुत टफ थी, हाँ सर, मैंने टफ से ज़्यादा थी, लेंदी बहुत थी, लाइक टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था क्वेश्चन करने में और 2 घंटे होते हैं। तो एक बार आपको पहले प्रैक्टिस करने से चीज़ें आ जाती हैं। तो परसेंटेज अच्छी कर लें, खासकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी अच्छा कर लें, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन अच्छे कर लें। एडवांस मैथ उतनी नहीं आती है तो टेंशन ना लें। जी सर। सर आप हिंदी में माध्यम से हैं और हम ज़्यादातर देखते हैं कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो मतलब बहुत कम एस्पिरेंट का हो रहा है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? हिंदी मीडियम की एक कमी मुझे जो समझ में आई, ये बात सही है कि बच्चे लगभग अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े होते हैं। तो एक तो अदर क्रिएटिविटी भी नहीं होती है और उतना नॉलेज का एक जो होता है ना बेसिक लेवल वो भी नहीं होता है। मेरे साथ तो अच्छा था कि चलो मैं अच्छा पढ़ता आया हूँ, भले मेरे कॉलेजेस गाँव के रहे लेकिन मैंने पढ़ाई मतलब ठीक की थी, मैं खुद पढ़ लेता था। तो इन लोगों का ये होता है कि मेरे कुछ मैं देखता हूँ, मेरे जैसे मेरे सहपाठी हैं या कुछ दोस्त वगैरह हैं, तो उतना बेसिक मजबूत नहीं होता है। तो जब यूपीएससी में आते हैं तो कई साल तो उन्हें बेसिक सही करने में लग जाते हैं। जबकि यूपीएससी में फिर आप बेसिक करेंगे तो आपको एक पंचवर्षीय योजना बन जाती है पेपर क्वालिफाई करना। तो मैं मानता हूँ कि एक तो बेसिक की कमी है, दूसरा इंग्लिश से काफ़ी उनको भय होता है। तो अच्छा कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है, सभी मानते हैं। अब चाहे आपको हिंदू पढ़ना हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना हो, आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, अच्छे आर्टिकल्स भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आप इंग्लिश से दूरी नहीं बना सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश से ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जी। वो तो यूपीएससी था इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। तो आप मतलब ये मानिए कि आपको इंग्लिश से थोड़ा ऐसा लगे कि आपकी भाषा है, उसको एक भाषा के रूप में ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े लिटरेचर के विद्वान बन जाएं, लेकिन इंग्लिश को आप अच्छे से अपना लें और मैथ और रीजनिंग को भय ना रखाएं, क्योंकि सीसेट में हिंदी वाले बहुत फेल हो रहे हैं। जीएस में तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग पर ध्यान रखें, इंग्लिश को अच्छा कर लें। तीसरा अपना बेसिक मजबूत करके आएँ और ज़्यादा जल्दी तैयारी में ना आए। 18 साल से बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ कोचिंगों में आ रहे हैं, बहुत बेकार है। अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री करके आएँ। जी सर, आपने लगभग 1 साल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है और आपका सर चयन भी हो गया। तो सर आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, आपका रूटीन क्या होता था पढ़ाई का? लाइक जैसे मैंने बताया कि मैंने सही स्टार्ट जर्नी देखूँ तो 2022 से की मैं, क्योंकि मैं अपनी बहन की वजह से आया था। मेरी बहन सब इंस्पेक्टर है अभी कानपुर में, तो उसका पेपर था तो मैं उसके साथ आ गया। मैंने किसकी तैयारी पर ध्यान दूंगा। तो जब मैं आया तो मैंने संगे कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। तो मैंने कोचिंग ली है। तो मैंने 1-1.25 साल मैंने सीरियस कोचिंग की, सिर्फ सिलेबस पूरा किया 1 साल। मेरा इतना ही फोकस होता था कि सिलेबस पूरा करूँ। तो 2022 को मैंने जब ज्वाइन किया तो फिर मैंने सिलेबस पूरा किया। मैंने अपना ऑप्शनल भी पूरा किया। मॉर्निंग में ऑप्शनल जाता था, इवनिंग में जीएस के लिए जाता था। तो 1.25 साल में समझ गया कि सिलेबस पूरा करने में तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा ऑप्शनल हो चुका था तब तक। तो फिर मैंने जीएस की कोचिंग बंद कर दी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम होता था। 2 घंटे के लिए आपको 2 घंटे पहले तैयार होना, 2 घंटे बाद में जाना। फिर मैं 23 का जब मैं प्री दे रहा था, फिर सेल्फ स्टडी के लिए मैं आ गया था। लगभग मार्च से आ गया था मैं। तो चूँकि फिर मार्च का नहीं निकला, 2023 वाला प्री नहीं हुआ, तो फिर मैंने 23 के अक्टूबर से मैं प्रॉपर आ गया था 24 के प्री के लिए कि नहीं प्री नहीं हुआ। तो फिर मैंने प्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और प्री वाकई में बहुत टफ है। सिलेक्शन होने के बाद भी अगली साल प्री नहीं निकलता है, ये बात है, आप मान के चलिए। जैसे रवि भैया ने भी कहा था कि उनका भी एक बार पे प्री नहीं हुआ था 2020 वाला। तो मैंने प्री पे अक्टूबर से फोकस कर दिया था। तो मैं शुरू से ही 5-6 घंटे पढ़ता था, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम से सही समय पर डेली पढ़ने लगे तो बाद में प्रेशर नहीं होता है कि आपको 16 घंटे पढ़ने हैं, 17 घंटे पढ़ने हैं। तो मैंने अक्टूबर से तैयार किया, फरवरी से थोड़ा और सीरियस हुआ मैं। और सीसेट का मैंने जैसा आपको बताया, मैं सिर्फ संडे को सेट लगाता था। मेरे नंबर सही आते थे तो मैं खुश रहता था। जीएस में तो बहुत फ्लक्चुएट होते थे, किसी दिन 80 भी 90 भी आ गए तो किसी दिन 60 भी आ जाते थे सेट के हिसाब से। तो मैं बस करता गया, फिर फरवरी आ गई, फिर चूँकि मई में इलेक्शन था तो जून में जाके प्री हुआ। तो मैंने सिलेबस लेकिन पूरा कर लिया था। तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा, तो मतलब पेपर देने से पहले आप सिलेबस अच्छे से कर लें। और सिलेबस करने से मेरा मतलब अपने हाथ में हैंड रिटन नोट्स को लिख लें। जो नोट्स आप अपने पेज में लिखेंगे ना, तो आप लिख लें, क्योंकि जब मैं प्री और मेंस के बीच में था ना, जून और सितंबर के बीच में, वो बहुत फ़ायदे देते हैं। तब आपको किताबें नहीं पलटनी होती हैं। आपके पास 60-65 दिन बचे थे मेरे पास, और मेंस पूरा लिखना था। इतने ज़्यादा 9 पेपर देने होते हैं, 14 सब्जेक्ट हैं, तो आप किताब से तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो जो नोट्स मैंने लिखे थे प्री और मेंस, मैं साथ में ही लिखता था, ऐसा कोई अलग नहीं करता था। वो मुझे बहुत हेल्पफुल थे। मैं रजिस्टर देखता था, मेरे ही लिखे थे, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता था, जल्दी जल्दी हो जाती थी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने कोचिंग ली हुई थी तैयारी के लिए, तो सर क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग कंपलसरी है?
देखिए मैं मानता हूँ अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है और आपके पूरे मान लो खानदान में कोई IAS IPS नहीं है तो आपको कैसे ही पता होगा कि क्या प्री होता है, क्या मेंस है, क्या सिलेबस है। तो कोचिंग ऐसा होता है कि कोचिंग में जब आप जाते हैं तो एक आपको एनवायरनमेंट तो मिलता है, बच्चे भी मिलते हैं और उस एरिया में मटेरियल भी अवेलेबल होता है, तो आपको ये पता चल जाता है आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। सही बात है सर। यूपीएससी में आप ज्ञान से परीक्षा नहीं निकलती, कोई भी आप चाहे वनडे एग्जाम भी ले लो, आपको बहुत पिन पॉइंटेड रहना पड़ेगा, सिलेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यंग एज में बहुत जल्दी बन जाएं तो कोचिंग लेना ज़रूरी था, मेरे लिए तो था। अब देखो हर व्यक्ति अपने लेवल पर अलग होता है, सबकी कंडीशन अलग होती हैं। तो मैं पर्सनली तो ये नहीं कहता हूँ कि भाई सभी लोग कोचिंग लें, अगर किसी का बेसिक अच्छा है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन बहुत चीज़ें आ गई हैं। जी सर। 2000 कोरोना के बाद से लगभग 2-3 साल में चीज़ें बहुत ऑनलाइन आई हैं। लेकिन कोचिंग तो ऑनलाइन भी लेंगे तब भी कोचिंग ही लेंगे, आप ऑफलाइन लेंगे तब भी कोचिंग लेंगे। तो मेरी अब जो सोच बनी है कि प्री तक आप जैसे दिल्ली ना आए तब भी चल जाएगा कोचिंग के लिए, लेकिन प्री और मेंस के टाइम में आप कोई डेडिकेटेड सीरीज़ ज्वाइन कर लें मेंस के लिए, वो काम कर जाएगी। हाँ मैंने कोचिंग ली थी और मैंने लगभग 1.25 साल कोचिंग की है। जी सर, एक क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी एस्पिरेंट के मन में होता है जब वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक अच्छा मार्क्स स्कोर होता है तो हमारी रैंक डिसाइड हो जाती है अच्छी। तो सर ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए? मैं इस चीज़ों में बहुत अच्छा रहा हूँ, मेरी जो प्री प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब अभी भी मतलब कैरियर के मैं भी 24 साल का हूँ, मेरी जो आगे की है जब शायद मैं सफल हूँ मैं फिर बताऊँ, क्योंकि ये मात्र एक पड़ाव है मेरे लिए। तो मैं प्री प्लानिंग करके चलता था। जब मैंने इंटर की तो मेरे दिमाग में था कि मैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे पेपर्स में बचपन से पढ़ता था। पेपर में बहुत बचपन से पढ़ता हूँ, जब मैं 5-6 में पढ़ता तब से पेपर पढ़ता हूँ। जो मेरे यहाँ आते थे दैनिक जागरण और अमर उजाला आता था मैं वही पढ़ता था। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे शुरू से रुचि थी और IR में भी मेरी रुचि थी। तो मेरे दिमाग में था कि मैं BA भी पॉलिटिकल साइंस से करूँगा। मैंने BA पॉलिटिकल साइंस से किया, हिस्ट्री से किया। MA पॉलिटिकल साइंस अकेले से किया है। मैं PhD भी पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ और मैंने ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस लिया। तो मेरे दिमाग में प्री प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि भाई मैं ये करूँगा, और बाय द वे UPSC नहीं हुआ तो फिर प्रोफेसर बनूंगा पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरी मतलब प्लानिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मैं केमिस्ट्री BSc कर ले रहा हूँ अब जाके पॉलिटिकल साइंस ले लूँगा। फिर वो कंट्रास्ट आ जाता है पढ़ाई में कि अब ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, फिर वो लगता है कि बाकी में सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है, कोई ज्ञान से ज़्यादा मतलब है नहीं। तो मैं ऑप्शनल में मैंने सोच लिया था इंटर के बाद से ही कि मुझे ये लेना है, इसी में मैं अपनी डिग्री भी करूँगा। तो मेरी डिग्री और मैंने ऑप्शनल में साथ लेके ही चला था मेरी प्लानिंग में। तो जी सर, नहीं सर आपकी प्लानिंग तो ठीक है, बट जो एस्पिरेंट हैं जिनके मन में ये डाउट होता है कि ऑप्शनल चूज करने से पहले हमें किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है, तो सर आप कुछ फैक्टर्स बता दें जिसका कि ध्यान रख के एस्पिरेंट ऑप्शनल चूज कर पाएँ। देखो पहला तो ऐसा विषय हो जिसमें तो आप मन लग जाए। जी, जैसे चाहे हिस्ट्री लो, चाहे सोशोलॉजी लो, चाहे एंथ्रो लो और चाहे पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा विषय देख लो, सिलेबस देख लो, पहले एक बार सिलेबस देख लो अच्छे से कितना लेंथी सिलेबस। उसका जो टॉपिक तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा यार मेरे मतलब के टॉपिक्स हैं, मेरा मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और जैसे मान लो आपने पॉलिटी के टॉपिक पढ़े, आप IR के टॉपिक देख रहे थे, आपने देखा डिप्लोमेसी है, इसमें मान लो संबंध वगैरह है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पेपर भी पढ़ता हूँ। नहीं आपको लगा नहीं यार मैं तो इतना अपडेट नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि पॉलिटी में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, खासकर IR में तो हर क्षण चीज़ें बदलती हैं और मैटर करता है इंटरव्यू में। हाँ आपने सोशोलॉजी देखा, नहीं चीज़ें इतनी नहीं बदल रही हैं। आपने हिस्ट्री देखा कि नहीं यार इसमें अपडेट नहीं रहना है उतना, थोड़ा बहुत आती है, 1-2 कोच मैं देख लूँगा, और बकाया तो मुझे अच्छा लगता है इतिहास पढ़ना, कहानी पढ़ना। तो इस चीज़ को आप देख लें कि आपका पहला इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सिलेबस देख के कि सिलेबस ये है, ए में 4 पार्ट है, ए बी और ये 2 पेपर है, ये सिलेबस है, ये मेरे रुचि है, आपको अच्छा लगे पहली चीज़ वो देख लें। दूसरा आप ये भी देख लें कि नंबर किस चीज़ों में आ रहे हैं, नंबर भी मैटर करते हैं। पता चला आपने ऐसा सिलेबस ले लिया जिसमें नंबर ही नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो 2 बच्चों के आ रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो दूसरा नंबर देख लें, क्योंकि ले देखे आपको नंबर ही चाहिए UPSC में। ये तो सब कहने की बात है, ज्ञान चाहिए, ले देखे आपको परीक्षा पास करनी है, कोई ज्ञान ही नहीं बनना है। तो नंबर देख लें, दूसरा, पहला इंटरेस्ट, दूसरा नंबर। तीसरा आप देख लें कि कंटेंट वगैरह कैसा उपलब्ध है। आप जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो बहुत चीज़ें इतना उपलब्ध नहीं रहती हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं, उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या आप कोई मान लो पॉलिटिकल साइंस में भी IR वगैरह का है, उतना हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं रहता है। या मान लो BBC की रिपोर्ट है, अल जजीरा की रिपोर्ट है, या कोई इंटरनेशनल मीडियाज़ की रिपोर्ट है, वो मोस्ट ऑफ इंग्लिश में ही आती हैं और सारी रिपोर्ट्स भी इंग्लिश में आती हैं। तो आप देख लें कि आपकी इंग्लिश पेपर ठीक ठाक है, कंटेंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, उस हिसाब से करें। हाँ किसी के कहने पर ये ना करें, जैसे किसी खास विषय का हिंदी मीडियम में चलता है कि आप ये ले लें इससे हो जाएगा, जबकि इस बार लगभग धराशायी हुई है बच्चे उस सब्जेक्ट में। तो थोड़ा अपने हिसाब से देख लें, ये नहीं कि आप IIT करके आए हैं, आप किसी ने कह दिया, आपने पता चला हिंदी साहित्य ले लिया, आपके मतलब का था नहीं था। जी थोड़ा देख लें कि आप हिंदी साहित्य में रुचि है, आपकी कविताओं या मतलब पद्य गद्य में आपकी रुचि लगती है नहीं लगती, इस हिसाब से लें। मैं हिंदी माध्यम के लिए विशेषकर कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी माध्यम एक लहर से चलती है कि हिंदी साहित्य लेना है, हिंदी साहित्य लेना है। लाखों बच्चे पता हिंदी साहित्य ले रहे हैं, वो सिलेक्शन होने हैं 10 के। जी आप थोड़ा रिसीव तो देखें कितने बच्चे लेके कितना सिलेक्शन ले रहे हैं, ये चीज़ें बहुत फैक्टर करती हैं। जी
सर जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी और जब आपका सिलेक्शन हुआ सर, उसके बीच में कोई आपको चैलेंजिंग फेज देखने को मिला, जब आपको लगा हो कि ये फेज मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है? या जैसे कि मेरा पहली बार प्री नहीं हुआ, एक तो वो भी चैलेंज था कि यार जीएस नहीं हुआ, पता नहीं, और कुछ यूपीएससी में फिक्स भी नहीं होता कि पढ़ूंगा तब भी जीएस हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉन्फिडेंस ही ले सकते हैं आप, क्वेश्चन का तो पता रहता नहीं। दूसरा आपकी डिपेंड ये भी करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, बिल्कुल गाँव से आता हूँ, तो ये था कि भैया कोई वनडे एग्जाम निकाल के कोई जॉब कर लो, क्यों इतने बड़े में जा रहे हो, पहले जॉब कर लो फिर कर लेना। तो मेरे बीच में चैलेंजेस ये आया कि मेरे पापा भी 6 महीने बाद रिटायर्ड है जी, ठीक है। अब मेरी सिस्टर भी लग गई थी सब इंस्पेक्टर, तो मेरे ऊपर था प्रेशर कि यार पापा के रिटायरमेंट से पहले और सिस्टर की अभी शादी हो गई है, अब तुम्हारा नंबर है तो थोड़ा जॉब अच्छी मिल जाए। ये प्रेशर तो थे कि यार ऋतिक आप कुछ कर लो, वनडे एग्जाम निकाल लो कम से कम, यूपीएससी फिर करते रहना। ये चैलेंजेस थे। पहला प्री नहीं हुआ, दूसरा मतलब फाइनेंशियल के लिए था कि यार कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, पापा भी रिटायर्ड है, कब तक देंगे तुम्हें खर्चा के लिए, और दिल्ली में खर्चा तुम्हें पता है अच्छा खासा लगता है। तो ये चीज़ें मैटर थी भाई, ये चैलेंजेस थे जी। सर जब आपका सिलेक्शन पहली बार नहीं हुआ, जब आपने प्रीलिम दिया उसमें आप किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाए, उस टाइम सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? लोग क्या बोलते थे कि क्यों नहीं हुआ? यार मैंने तो बहुत यंग एज में दिया था, 22 साल में दिया था, तो सोसाइटी को तो ज़्यादा पता चला नहीं था, बस उनको ये पता था कि तैयारी के लिए गया है। जब मैंने पहले मतलब प्री दिया तो मेरे 1-1.5 साल ही हुए थे मुझे दिल्ली आए, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं थे। हाँ, फैमिली का ये था कि मैंने जब उन्हें बताया कि मम्मी मेरा CSAT तो पास था, 87 नंबर है, जीएस में 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ, तो बोली नहीं बेटा पहला प्रयास है, सबको 5-5-6 लग जाते हैं, तो 1-2 तुम 2-3 ट्राई कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, अगले में मेरा हो जाएगा। तो पहले के बाद मुझे था उतना चैलेंज तो मुझे नहीं लगा, लेकिन इंटरनली प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे मन में ये था कि यार मैं 27-28 साल तक तो मैं यूपीएससी नहीं दे सकता। मेरा मैक्सिमम था कि 25 साल, अभी मैं 24 का हूँ, मतलब 25 एक अटैम्प्ट और देता अगर मेरा इस बार नहीं होता। क्योंकि मैंने फिर बोला कि जॉब और लाइफ दो चीज़ें बहुत अंतर है, लाइफ बहुत बड़ी है, तो लाइफ के लिए जॉब है, जॉब के लिए लाइफ नहीं है। जी सर, ये चीज़ बारे में याद रखनी चाहिए। तो मेरा ये था कि नहीं भाई ज़्यादा दिन बर्बाद नहीं करने हैं, तो यही चुनौतियाँ ज़्यादा लग रही थी कि यार भाई जल्दी हो जाए, यंग एज में बन जाऊँ तो अच्छी बात है। आगे कैरियर के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं, पूरा 36 साल का कैरियर होता है, आप पूरा हाई पोस्ट पर जाते हैं। जी सर। सर आपको आपके रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला और उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका, आपके फैमिली का? मैं एक्चुअली पहले मैं घर पे था, तो 22 तारीख को रिजल्ट आना था, मैंने फैमिली को बताया कि 28 को रिजल्ट आएगा, मैंने उन्हें सही नहीं बताया कि 22 को रिजल्ट आने वाला है। लाइक उनको भी प्रेशर होता है यार, मैं तुम समझ सकते हो मिडिल क्लास में कितनी दिक्कतें होती हैं। तो मैं 21 तारीख को आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली रुका मैं सीधे। 22 तारीख को मैं सुबह जैसे जगह, तो प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट पैलेस, तो मैं सीधे सुबह जग के 11-11:30 बजे वहीं पहुँच गया। अब मेरे दिमाग में था 1 बजे रिजल्ट आना है 22 तारीख को, तो मैं बैठा, मैंने प्रसाद चढ़ाया, तो 12 बजे मैं फ्री हो गया। अब मैं बैठ गया आराम से वहीं, पीपल का पेड़ है थोड़ा ऐसे सामने बैठने के लिए आगे बगल में, तो मैं ऐसे बैठा, अकेले बैठा, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेले बैठा, मैं और मेरा मोबाइल बस। अब मैं देख रहा रिजल्ट कितने बजे आ रहा है, तो लाइक 1 बज गया, रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बोला हनुमान जी आज तो मैं नहीं जाने वाला जब तक रिजल्ट आ नहीं रहा है, रिजल्ट आ जाएगा तभी जाऊँगा, होना ना होना बात की बात है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा, और प्लीज़ इस बार आप रैंक कोई भी दिला दो, मैं इंप्रूव बाद में कर लूँगा पढ़ के, मेरे पास बहुत टाइम है अभी। तो बस ऐसे ही 2 बजे जैसे एक कॉल आता है दोस्त का, मेरा दोस्त था साथ में मेंस कर रहा था मेरे, निशांत नाम है उसका, तो उसका कॉल आया, मैं समझ गया हो गया मेरे, इसलिए फिक्स 2 बजे कॉल लगाया। तो फिर उसमें समझ गया, फिर मैंने उसकी कॉल तो नहीं उस टाइम हाल पिकअप नहीं की, पहले मैंने चूँकि नेट जल्दी खुलता नहीं तो टेलीग्राम पे आ गया था, तो मैंने जैसे लिस्ट देखी, मैंने ऋतिक आर्या डाला, तो एक नाम दिखा, वो 1 नंबर लिख के आता है ना, तो मैंने इसे दबाया, तो एलो से लिखा था ऋतिक आर्या, तो नाम से नहीं होता, फिर रोल नंबर देखा, तो मेरा था 080-83-86। मैंने कहा मैं ही हूँ, फिर मैंने कहा रैंक ठीक है मैं बाद में देख लूँगा भाई। फिर मैंने सीधा फ़ोन लगाया, तो मेरी पापा से बात हुई, करीब 1.5 सेकंड या 2 सेकंड बात हुई, मैंने कहा पापा हो गया। तो एक होता है, वो पापा तहसील में थे उस टाइम, तो पापा का एक आंसू गिरा होगा, मैं समझ गया, फिर मैं फ़ोन काट दिया, बोले ठीक है, ठीक भी उनका सही से नहीं निकला लाइक। तो मैं बोला वो होता ना कुछ बहुत ऐसे भाव विभोर मोमेंट्स होते हैं, तो बस फिर मम्मी का बात हुई, जो मेरा भाई मेरे साथ यहाँ आया है इनसे भी बात हुई, रानीपुर का है, तो इसने भी देखा, तो बस फिर उसके बाद फिर बोले कि नहीं यार तुम आ जाओ। तो मैं एक कज़न कहाँ था, तो मैं प्राचीन हनुमान मंदिर से GTB नगर गया, मैंने वो बैग उठाया, और जस्ट मैंने 4:55 की थी, राजधानी थी, बस सीधी मैंने पकड़ ली, बस इतना ही किया, और 9:30 बजे मैं जहाँ से पहुँचता हूँ तो सब पूरा फैमिली आई गई थी। तो ये वही मोमेंट्स से शायद मुझे पूरी ज़िंदगी भर याद रहेंगे। सर अब जो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो सर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि सोसाइटी अब आपको किस नज़रिए से देखती है और पहले किस नज़रिए से देखती थी? हाँ, कुछ फ़र्क है सर? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब मैं समझ लो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। पहले मैं 2 दिन पहले जब जस्ट 21 तारीख को जब मैं घर पे ही था, आम बंदा था, मतलब लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था, उतना नहीं जानते थे, पापा को तो लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते थे। जब मेरा रिजल्ट आता है, तो जिस दिन मैं ट्रेन में 4.5 घंटे जो सफ़र मैंने किया 5 से 9:30 बजे तक का, शायद मेरे पास आई होंगी हमसे 500 कॉल्स
जिसमें मैं कहीं 300 करीब 200 जितनी अटेंड मैं कर पाया मिनिमम, मैक्सिमम जितनी कर पाया मैंने। हर सेकंड मतलब ऐसे लगता था कॉल बज रही है, बस मैसेजेस कॉल, कुछ मीडियास वाले की भी आ रहे थे। चूँकि बहुत छोटा बैकग्राउंड है, जैसे मेरे गाँव से कोई IAS नहीं है प्रॉपर, UPSC भी किसी ने नहीं निकाला। झांसी से मिलते हैं 1-2 बच्चे हैं तो, लेकिन सालों में निकलता है, फिर नहीं निकलता है, और वो प्रॉपर झांसी के नहीं होते हैं कि कहने के लिए तो उनका झांसी नाम है, लेकिन रह दिल्ली रहे हैं, बॉम्बे रहे हैं, उनके मम्मी पापा भी रहे हैं। तो बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो समझ लो आप एकदम ट्रेन में सब लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई इसका क्या हुआ है, इसका क्या है। तो कुछ लोगों ने मतलब ऐसे बोले, मैंने यार बस UPSC हो गई, बोले बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर जैसे मैं रेलवे स्टेशन उतरा, झांसी वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन उतरा, तो पूरे फैमिली आ गई थी। तो फिर मैं VIP रूम में गया रेलवे के, सब लोग माला, समझ लो मैंने उस दिन खाई होगी 1 किलो तो नहीं, 750-800 ग्राम मिठाई मेरे मुंह में थी। मतलब दे माला, बस इतना था, स्वागत उसका गाड़ी वगैरह थी। तो मैं घर गया, फिर वहाँ डीजे मम्मी जितना मतलब गार्जियंस, फिर अगले दिन से ही लोगों का आना, फिर इन MLA का आना, उन MLA का आना, कई अधिकारियों के फ़ोन आना, मेरे स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ से मैं पढ़ा वहाँ, तो सारे मतलब एकदम लाइफ चेंज हो गई। मेरे पापा का नाम जानकी शरण है, तो नायब नाजिर है वो, तो उनका नाम जानकी शरण के बच्चे ने किया UPSC क्वालिफाई। तो बहुत फ़ोन आना, फिर मीडियास, दैनिक जागरण वाले हैं, अमर उजाला वाले हों, जो थे सारे आ गए, रिश्तेदारों के फ़ोन, कई लोगों का घर पे आना, जितनी भी मतलब एक जो डिग्नेटरीज होती हैं आसपास जो भी होती हैं, सारे लोग मेरे मतलब घर पे आए, दे बधाई वगैरह, एकदम चेंज ही हो गया। अब समझ लो मैं नॉर्मल मतलब उस दिन से मैं लगभग 15-20 दिन हो रहे हैं, 22 तारीख से मैं पैदल या गाड़ी बाइक पे मैं अपने गाँव नहीं गया। मैंने पहले मैं बाइक पे घूम लेता था बाजार, मैं गया ही नहीं उसके बाद से। कार में बैठता हूँ, या तो झांसी आ जाता हूँ या फिर दिल्ली आ जाता हूँ। एकदम लोगों को चेंज हो गई हैं चीज़ें। जी सर, आपने अपनी जो कड़ी मेहनत की, आपके सफलता के बाद वो सर आपको रंग दिख रहा होगा कि हाँ मतलब आप तो खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी खुश हैं, आपकी सोसाइटी भी खुश है कि हाँ हमारे समाज से किसी ने UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। सर काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि जब लंबे समय तक आप तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त कोई नहीं देखता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। बट जब आप सफल होते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ मैंने जो मेहनत किया है, इस सफलता के पीछे कुछ नहीं है। सर एक क्वेश्चन है NCERT से, सर जब आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम NCERT की कितनी भूमिका होती है, और NCERT आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कुछ लोग NCERT इग्नोर कर देते हैं, तो सर NCERT की भूमिका क्या है UPSC तैयारी में? जैसे जब मैं सबसे पहले आया तो मैंने NCERT का बंडल मंगाया था जी, मुझे याद है अच्छे से। 12 के बाद जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने NCERT का बंडल मंगाया, वो भी मैंने इलाहाबाद से मंगाया था। उस टाइम मैं दिल्ली नहीं आया था। तो NCERT की मैंने बुक्स पढ़ी हैं, खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री, और जो उसका मतलब और भी बुक्स हैं जैसे ज्योग्राफी वगैरह की बुक्स है, मैंने पढ़ी है। कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, पहली बार में नहीं आती हैं। NCERT की एक खूबसूरती ये है कि आप जब पहली बार पढ़ते हैं लगता है कुछ बहुत ईजी है, जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए नई चीज़ें निकलती जाएंगी। तो NCERT बहुत मस्ट है। अगर आपको बेसिक नहीं है तो NCERT तो प्लीज़ पढ़ लें। मैंने NCERT पढ़ी है, NCERT महत्वपूर्ण है। बस आप ये देख लें कि आपको कितना पढ़ना है, लाइक कौन सी बुक पढ़नी है। वो जैसे आप देखेंगे, आप उस पर टेबल पर जाएंगे, A वाले इसमें चैप्टर है, आप देख लें कि कौन सा आपका कमज़ोर है, आप पढ़ लें। तो NCERT तो मतलब मैटर करती है। हाँ, जिनका बेसिक मजबूत होता है तो कई बार NCERT ना पढ़ के वो ऊपर से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे तो कुछ ना कुछ किताबें तो NCERT की पढ़ते हैं, मैंने देखा है। मैं टॉपर्स को भी जानता हूँ, आसपास भी मैंने देखा है। तो NCERT तो इम्पोर्टेंट है जी। सर अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो सर इंग्लिश मीडियम के तो लगभग लोग सभी जानते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर हिंदी मीडियम में कुछ अलग हो, या फिर सर आप एक बुक का लिस्ट बता दें कि कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को UPSC एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। मैंने एक चीज़ मेरी UPSC जर्नी में रही है, जब से मैं इतनी यंग एज में आ गया हूँ, मैंने कभी कोई जैसे किसी की स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो नहीं किया, ना उनकी मैंने बुक्स फॉलो की, मैं रियल बताऊँ। और UPSC का जो पैटर्न है तुम देख लेना, कोई बुक्स से मिलता ही नहीं जी। तुम खासकर प्री का देख लो, कहीं से नहीं आता। हाँ, एक लक्ष्मीकांत एक ऐसी मतलब होली बुक बन गई है जो मैंने भी पढ़ी, वो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने NCERT पढ़ी, उसके बाद मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, जैसे GC लियोंग वगैरह है, या और भी बुक हैं। बिपिन चंद्रा भी मैंने नहीं पढ़ी हिस्ट्री की, इवन बल्कि सारे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मैं तो जैसे 3-4 कोचिंग मटेरियल मैंने लिया, कोचिंग्स वगैरह मैंने पढ़ी, मैंने अपने खुद के नोट्स लेके, कोचिंग के नोट्स लेके उसको ही मैं रिवाइज़ करने में विश्वास करता था। कम चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने पर रिवाइज में विश्वास करता हूँ। तो मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स होती है, 2 क्वेश्चन के लिए कौन इतनी मोटी बुक्स पढ़े, पता भी नहीं UPSC में आना नहीं आना। UPSC इतना सातिर हो गया मुझे, मैं मतलब कैसे कहूँ कि UPSC का प्री देखने के बाद तो लगता नहीं किस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सही बात है सर। तो मेरे पास सही बताऊँ ईमानदारी से, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसी है नहीं, लेकिन हाँ मैं जैसे बताऊँ लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है। उसके बाद मैंने कोचिंग के नोट्स को अपने हाथ में बनाया। तो जो मेरे खुद के नोट्स थे प्री और मेंस के साथ में थे, मैं अलग अलग नहीं बनाता था, क्योंकि 5 विकल्प आते हैं, 4 विकल्प आते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आपको फैक्चुअल लगेंगे, बकाया 3 थ्योरी से होते हैं। तो प्री मेंस कनेक्टेड होता है, तो आपको 5 विकल्प सही करने, 2 तो सही करने नहीं, तो आपको साथ में ही पढ़ना होगा। तो मेरे तो खुद के नोट्स होते थे जो मैंने हाँ लिखे, काफ़ी कोचिंग्स हैं, क्योंकि खुद को थोड़ी ना इतना सब आता है। तो विभिन्न कोचिंग्स के, विभिन्न टीचर्स के अपने मतलब अपने कंप्लाइकेशन करके खुद को लिखा, तो खुद का ही पढ़ा है मैंने। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने नोट्स बना लें,
और प्री और मेंस को साथ में लिख के विथ थ्योरी विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, लेकिन प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ बनाएं, चाहे कम पढ़ लें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि कोई रात में भी एक बजे पूछ दे आपको जगह हाँ ये है ये है, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल क्या है ये है ये है, तो प्लीज़। तो मेरी तो एक ही बुक मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, इसका मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, NCERT पढ़ी, लेकिन और बुक नहीं पढ़ी मैंने, जैसे DD बसु है या GC लियोंग है, ये मैंने नहीं पढ़ी है। तो मेरे पास तो ऐसे कोई रियल बताऊँ है नहीं कोई बुक ऐसी। सर आपने प्रीलिम्स के लिए तो गाइड हमें किया, मेंस के लिए भी क्या होता है कि प्रीलिम्स मेंस तो आपकी मेहनत के ऊपर होता है, आप कितना मेहनत किए हैं उसके ऊपर आपका रिजल्ट दिखता है। बट सर जब बात पर्सनालिटी टेस्ट की आती है, इंटरव्यू की आती है, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी काम करती है। तो सर आपका इंटरव्यू का अनुभव क्या रहा था, पहले तो आप ये बताएं। देखो मेरा ये पहला इंटरव्यू था, पहला मेंस था जी, और मेरे मतलब पूरे ख़ानदान में कोई यहाँ नहीं आया इस चीज़ों से, तो मेरे तो ज़्यादा पता था नहीं कि इंटरव्यू कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं। आजकल जो मॉक्स वगैरह देखे होते हैं यूट्यूब पे, मैंने भी वही देखे थे, और उसका भी मुझे अनुभव सही से पता नहीं था। तो लाइक मैं नवंबर में रिजल्ट आता है, दिसंबर में मैं तैयारी करने जाता हूँ, शायद 6 दिसंबर को रिजल्ट आया था जी, दिसंबर में रिजल्ट आया था। तो जैसे नाम आता है, फिर मैंने कहा चलो मम्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ इंटरव्यू तैयारी के लिए। तो मैं दिल्ली आता हूँ 10-12 दिसंबर में, 4 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। जी, तो मैं इंटरव्यू मैंने मॉक्स वगैरह दिए, काफ़ी कोचिंग्स के दिए और यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। तो मैं बस कुछ नहीं करता, तो मैं पेपर पढ़ने लगा था, क्योंकि अब देखो ज्ञान था तो वो तो पर्याप्त हो गया था, इतना मेंस देने के बाद ज्ञान तो पर्याप्त था, बस ज़रूरत थी उसको सही से मतलब पेश करने की। तो मैंने मॉक्स वगैरह दिए, मेरे सारे सही जा रहे थे, मेरे मॉक्स वगैरह सारे सही गए, 70-80 तो मेरा मतलब मिल जाते थे, लाइक मेरा मतलब बोलने का ठीक था। लेकिन हाँ, मेरा जैसे जो फाइनल इंटरव्यू गया वो उतना अच्छा नहीं गया, वो मुझे नंबर के बाद पता चला, लाइक उसके बाद ही पता चलता है, क्योंकि मैटर करता है नंबर। जी, आप कितने भी ज्ञान मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, मैटर यही करता है कि आप नंबर कितने आए हैं। तो मुझे तो इंटरव्यू में ही कम नंबर मिले हैं, 151 ही मिले हैं, जिस वजह से मेरी रैंक भी ज़्यादा है। जी, अगर मतलब 20 नंबर मिलते तो लगभग 500-600 नंबर में और होता, मैं 170 भी मिलता मुझे तब भी मैं 500-600 रैंक में होता, और 100 अगर 200 मिल जाता तो लगभग 100-200 में हो जाता। जी, तो मेरा वैसे एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। जैसे मेरा था BB सोहन सर का बोर्ड था, तो स्टार्ट मेरा बुंदेलखंड से हुआ था, मुझे याद है। बुंदेलखंड से अपने क्वेश्चन पूछे थे, बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड कहाँ कहाँ मिलता है, MP UP के कौन से जिले उसमें आते हैं, बुंदेलखंड के इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या हैं, बुंदेलखंड के उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मैम थी उन्होंने नक्सलवाद के बारे में पूछा। ऐसे क्रिकेट पे भी बात चली, रेड बॉल वाइट बॉल क्या होता है। ओलंपिक पे बात चली कि अगला ओलंपिक कहाँ होना है, अमेरिका किस शहर में होना है। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात चली, मुझे अच्छे से याद है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो जो एक सर थे, लेफ्टिनेंट थे शायद, कोई जनरल थे, उन्होंने मुझे ड्रिल भी किया, 4 बार पूछा। मैंने बोला कि सर वन नेशन वन इलेक्शन की ज्वाइंट कमेटी बैठी हुई है, क्योंकि 2 कमेटियाँ बैठी थी, एक बकविल की बैठी थी जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में, दूसरी इसकी वन नेशन वन इलेक्शन की भी ज्वाइंट कमेटी बैठी थी, जो पार्लियामेंट में बैठती ना, अभी 2 बनी थी। रामनाथ कोविंद ने जब वो रिपोर्ट दी उसके बाद बनी थी। तो ऐसे मैंने बताया नहीं, बोले श्योर हो चल रही है। उन्होंने 4 बार मुझे ड्रिल किया, लेकिन लास्ट में मैंने बोला सर चल रही है, तो वो खुश थे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पता नहीं यार कौन सी बात मुझे शायद उन्हें बुरी लगी, बट ठीक है चलता है। 150 मिले, 135 भी मिले बच्चों को, 16 भी मिले और 215 भी मिले। तो इंटरव्यू तो बाकी में यार बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। पढ़ाई की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि यार मैं मेंस में नंबर लेता हूँगा, इतने लेता हूँगा, उतने लाऊंगा, बट इंटरव्यू का तो भगवान मालिक और UPSC जाने क्या ही होता है। मतलब क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम उनको इस बार क्या फेल हो जाए, कब नंबर भी कम आए, ऐसा भी इंटरव्यू में होता है। जिनको 180 मिले, क्या होता है इस बार 150 ही मिले, ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ। तो UPSC के इंटरव्यू का तो बड़ा ही मतलब कुछ कह नहीं सकते। जी सर, हम UPSC इंटरव्यू से पहले एक डैप फाइल करते हैं, जिसके डिटेल एनालिसिस फॉर्म बोलते हैं। तो सर उससे आपको कितनी मदद मिली, और सर उसके थ्रू आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अपने रुख के अनुसार घुमाया? हाँ यार, जब मैं डेफ का फॉर्म भर रहा था तब लगा मुझे कि यार अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहिए था मुझे, तब मुझे फील हुआ, क्योंकि अब मैं गांव से पढ़ा हूँ, तो वहाँ क्या कमेटीज़ होती हैं, क्या थीम, मतलब प्ले वगैरह भी नहीं होते ना, कोई ऐसा कोई बहुत इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होती हैं स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे वॉलीबॉल हो चाहे फुटबॉल। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, अपन तो गांव वाले लोग हैं, तो क्रिकेट खेले थे, गली में भी खेले, नालियों से भी बॉल उठाई और मैदान में भी खेले हैं। ले देखे कंची भी खेले हैं, तो अब कंची भर नहीं सकते हैं कि कंची खेले हैं, तो क्रिकेट भर दिया था। क्रिकेट में जानकारी भी थी, लेकिन क्रिकेट का क्या होता है, क्रिकेट बहुत फास्ट फील हो जाती है। क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, अब रणजी भी क्रिकेट में आता है, IPL भी क्रिकेट में आता है, क्रिकेट बड़ा। दूसरा मैं साइंस फिक्शन मूवी देखता था। अब साइंस फिक्शन मूवीज़ मैंने भर तो दिया, जब मॉक्स इंटरव्यू दे रहा था तब समझ में आया कि इसका भी यार बहुत हैवी एरिया है। अब साइंस फिक्शन भी जब वो कुछ भी पूछ लेते हैं थोड़ी देर में, कई इंटरव्यू वाले तो सिर्फ साइंस में घुस जाते थे कि नहीं पता बारमोल क्या होता है, होता है तो होता है, पॉसिबल है नहीं है। अब थ्योरीज बताओ, आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी,
तो अब चूंकि मैं बीए पढ़ने वाला बच्चा, मैं कहाँ फिर इसकी इतनी डीप थ्योरी बता दूँ कि अब ब्लैक होल है तो उसमें क्या फार्मूला है, तो मुझे लगा शायद लॉस हो गया। अब मेरे पास कुछ तो भरना ही था, ऐसे कोई प्राइजेस भी नहीं थे, ले दे कि JRF था मेरे पास। और क्योंकि यार गांव से पढ़ा था तो मैं तो ईमानदारी से मानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं डैप में ज़्यादा भरने। हाँ, जो मैंने भरा था मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। ऐसे मेरी एक अभी मैं देख रहा था रील्स वायरल हो रही, मैंने अभी देखा था, दृष्टि की थी शायद जी। वो क्या क्या लेके थी, इंटरस्टेलर मूवी के बारे में विकास सर पूछ रहे थे। जी। तो हाँ, इंटरस्टेलर के बारे में बहुत सवाल हुए। इंटरस्टेलर इतनी टफ मूवी लगती है, मैंने इंटरव्यू के पहले 4 बार देखी, यूट्यूब पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा कि यार भाई अच्छे से आ जाए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया निकलता था। तो मुझे लगता था यार ठीक है, लेकिन डेफ मैंने भरा, मेरे डेफ मैंने सही से कर लिया था जी। तो मेरा ज़्यादा ऐसा था नहीं। फिर मुझे लगा कि हाँ, अच्छे कॉलेज से पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। सर, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने आपके ऊपर जब रिसर्च किया उस टाइम हमने भी आपका कुछ मॉक देखा, तो उसमें हमने ये देखने को मिला कि जो आपने बताया कि साइंटिफिक ये मूवी, तो वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ से क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि किस ऑथर ने ये बुक लिखा है, उसके ऊपर ये मूवी बना हुआ है। और सर एक आपका उसमें और था कि आप वेब सीरीज़ देखना भी पसंद करते हैं। हाँ। तो सर यूपीएससी की तैयारी के दौरान इतना टाइम मिल जाता है? यार मैं बताऊं, मैं यूपीएससी की जर्नी में मैं मेरा जो पर्सनालिटी है, अभी पता नहीं शकल से जैसी लग रही हो, लेकिन मैं बहुत मस्त मौला आदमी हूँ। मैं खूब घूमता हूँ, मेरा दिल्ली पूरा घुमा है। आप मतलब हौज से लेके आपका मैं क्लब भी मैंने सब घूमे हैं। तो मेरा वेब सीरीज़ में मैं देखता था, मुझे अच्छे से याद है IC814 वेब सीरीज़ आई थी कांदार हाईजैक पे, नेटफ्लिक्स पे, मेंस की कुछ पहले आई थी सितंबर से, मैंने देखी थी जी। और मैंने उसको GS2 का जो दूसरा ऐसे आया था कुछ ना करना कुछ करने वाला, उसमें मैंने उससे स्टार्ट किया था वेब सीरीज़ से। तो मैंने तो वेब सीरीज़ देखता था, और मैं भी वही बंदा हूँ कि रात में अगर 12 बजे स्टार्ट की है, सुबह के 6 बज गए और मैं देख रहा हूँ, और मुझे सुबह याद आता था यार तुम्हारा तो टेस्ट है 9 बजे, तुम्हें लिखने जाना है, तो मैं 2-3 घंटे जल्दी सोया मैंने, जल्दी मैं फिर टेस्ट सीरीज लिखने जाता था। तो मैं तो वेब सीरीज़ देखी है हाँ, लेकिन फिर मतलब इतना बैलेंस लेके चलता था मैं लाइफ में, इतना भी नहीं देखता था कि यार अब मैं टेस्ट देने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। तो मैं देख लेता कि एक हफ्ते में एक दिख जाए बहुत है, कोशिश करता था कि यार एक बार मैं ना देखूँ, लेकिन क्या ही करूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो कई बार मैं एक ही बार में देख लेता था। जी। सर आपने मतलब कि डेफ में सच्चाई दिखाया। कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा सा बना के बताते हैं, अच्छा चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ मैंने तो अच्छा फॉर्म फिल कर दिया है। तो सर सच्चाई शुरुआत से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शुरू से सच्चे रहेंगे तो ही आप बाद में सच्चे बन पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप 1 दिन 2 दिन के लिए दिखावा कर सकते हैं, वो जो आपकी जर्नी पहले से रही है वही आपको बाद में देखने को मिलता है। सर हमने काफ़ी चीज़ों पे बात किया है, जिसमें कि आपकी तैयारी से रिलेटेड काफ़ी टर्म से बात किया, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे जो डाउट है उस पर हमने बात किया। सर अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या फिर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट को जानना चाहिए, तो सर प्लीज़ हमें वो शेयर करें। हाँ, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा, मजाक एक साइड है। लाइक यूपीएससी में आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वो भी अपने आप से, किसी और से नहीं, आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और एक टारगेट फिक्स कर ले कि मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा जी। मैं जीवन की, जैसे मैं मतलब तैयारी आपने मतलब 1.5 साल पूरा सिलेबस करके आ रहे हैं, इसके बाद मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा, मेरे पास 4-4.5 साल हो गए मतलब। तो इसके बाद मैं कुछ और जाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप बी ऑप्शन रख लें जी। अपने साथ खुद को ऑनेस्ट होने के बाद एक बी ऑप्शन लेके चलें जी। ये सब मुझे नहीं लगता सब फालतू की बात है। नहीं, मैंने यूपीएससी के अलावा किसी को नहीं सोचा। यार भाई हो गया तो अच्छी बात, नहीं होता तो सब बाहर ही बैठते हैं, लाखों बच्चे हैं, 1000 का होना है, उसमें भी कैटेगरी काट दो तो 150-150 सीटें बचती हैं। तो बी ऑप्शन लेके चलें, मैं कहूँगा। आप IIT से आए बहुत अच्छी बात है, MBBS से आए तो अपना ऑप्शन लेके चलें। सिंपल भी आए हैं तो कम से कम प्रोफेसर वाली लाइन खोल के रखें, तो JRF वगैरह कर लें, नेट वगैरह, तो बी ऑप्शन लेके चलें। दूसरा, अपने आप से ऑनेस्ट रहें। तीसरा, मैं एक ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे कॉलेज में हैं, खासकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, अभी से यूपीएससी के मतलब उतना जोश ना लाए, नहीं मैं 18 घंटे पढ़ूंगा 16 घंटे पढ़ूंगा। अभी आप कॉलेज लाइफ जिए अच्छे से, घूमें फिरें, आप दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, जहाँ भी हैं, गाँव में हैं, जहाँ अपनी जो कॉलेज लाइफ है दोस्तों के साथ है, पूरा इन्जॉय करें। जो भी आपको पर्सनल लाइफ है, जो भी आपको करना है आप कर लें, क्योंकि जब आप यूपीएससी वाली जर्नी में आए तो फिर मन में ही ना रहा यार मैं घूमने नहीं जा पाया, मैंने क्लबिंग नहीं कर पाया, मैंने दिल्ली घूमा नहीं, पता चला आपका प्री आने वाला है, आप कुतुब मीनार घूम रहे हैं, आप जाके हौज खौस घूम रहे हैं। तो पहले ही करके आ जाएं चीज़ें, लेकिन जब 1 साल उस जर्नी में आए ना तो कहीं ना जाए। लिटरली जब मैं प्री में फेल हुआ ना जी 2023 में, उसके बाद मैं अगले मेंस तक सितंबर से 24 तक, मतलब 2023 से 2023 का 1 साल जर्नी आप ले लें, मैं कहीं नहीं गया, मैंने दिल्ली की पेरीफेरी नहीं छोड़ी, दिल्ली में ही रहा हूँ मैं घूम पहले ही चुका था दिल्ली, तो मुझे दिल्ली भी नहीं घूमने जाना था, तो मैं आराम से संडे ऑफ रखता था, सीरीज़ वगैरह देख लेता या थोड़ा बहुत घूम लेता था आसपास जाके, कुछ अच्छे कॉफ़ी वगैरह पीना। और प्री और मेंस के टाइम तो मैं कहीं नहीं गया। तो जैसे अगर आपने कुछ चीज़ें पूछी तो पहले ऑनेस्ट रहें, अपने साथ रहें, अपने साथ, किसी के साथ नहीं, अपने साथ, कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ूँ या 6 घंटे। दूसरा, घंटे मैटर नहीं करते हैं, टारगेट बना लें कि मुझे इतने टॉपिक्स हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, DPSP पढ़ने हैं, तो आप देख लें कि मुझे 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं। अब चाहे 2 घंटे लगे चाहे फिर 12 घंटे लगें, आपको जो आपके टारगेट है वो पूरा कर लें। और एक दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़ के 2-3 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ते रहें।
क्योंकि जब आप जीएस का पेपर लिखेंगे ना, जीएस 1 में पहला क्वेश्चन हिस्ट्री हो, पता चला अगला क्वेश्चन सोसाइटी का आ गया, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी पे। तो एक क्वेश्चन में पता चला आप प्राचीन इतिहास लिख रहे थे, अगले क्वेश्चन में भारतीय समाज की समस्याएं लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आप ट्विस्टर पे पहुंच चुके हैं ज्योग्राफी में। तो माइंड को इस प्रकार से प्रिपेयर करते जाएं पढ़ाई में भी कि आप हाल अपने आप को चेंज कर लें। जी। ऐसा नहीं कि आप बस रूढ़िवादी हो गए, बस एक ही चीज़ पढ़ के हैं, नहीं मैं बस यही लिखूंगा। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहें। दूसरा, डिग्री अच्छे से करके आएँ। और मैं ज़रूर कहूँगा, मैं ज़रूर गाँव से पढ़ा हूँ, आप लोग अच्छे कॉलेज से डिग्री करें, अच्छे कॉलेज से डिग्री बहुत मैटर करती है। जी। तीसरा, भटके ना जब उस जर्नी में हो, लाइक घूमना फिरना, ये चीज़ सब त्याग दें। जी। चौथा, घंटे से ज़्यादा टारगेट पे फोकस करें। घंटे मैटर नहीं करते, आपका 2 घंटे में काम होता है, आप 2 घंटे ही पढ़ें दिन में। आपको लगता है कि आपका टारगेट पूरा हो गया, आप घूमें फिर 2 घंटे बाद, और नहीं हो रहा है तो 14 घंटे भी पढ़ें। जी। तो घंटे से ज़्यादा है टारगेट। चौथा, प्री और मेंस के टाइम, तो मैंने भी घंटे नहीं देखे, तो आप लोग भी नहीं देखेंगे, मुझे उम्मीद है। जी। तो प्री और मेंस के टाइम तो ऐसा समझे कि इस बार प्री हुआ है तो मेंस इंटरव्यू करके ही लाएंगे, लास्ट लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि अगली बार फिर प्री देंगे, फिर मेंस, समझ लीजिए आप जर्नी 3 साल बढ़ गई आपकी। जी। तो प्री के बाद ये सोच लें कि प्री के बाद मेंस तो रुकना ही नहीं चाहिए, ना इंटरव्यू, लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद आप रैंक इंप्रूव के लिए देते रहें, बहुत टाइम है, आराम से देते रहें, फाइनेंशियल स्टेबल होंगे और मेंटली भी स्टेबल होंगे। ये चीज़ें मायने रखती हैं। जी। सर, आपने इतने ईमानदारी के साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर की हम लोग के साथ, अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। सर, चूँकि जो स्ट्रेटजी होती है, अब जैसे आप सिलेक्टेड हैं और सर जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो सर, आप लोग जब गाइड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक कीमती समय आप बचा लेता है। वरना कुछ छोटी सी मिस्टेक होगी आपसे तो आपका एक अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा, एक अटेम्प्ट मतलब आपका 1 साल। तो सर ये है, और बाकी आपने इतना अच्छे से हम सबको गाइड किया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करूँगा कि आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुँचें, ऐसे ही आप लोगों के प्रति निष्ठावान रहें। बाकी अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम जो आईडी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर सर के साथ जुड़ सकते हैं और सर से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस जो होती है आपके कीमती समय को बचाता है, आपको एक सही दिशा दिखाती है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।